हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो है सपने की अगली कड़ी में। पिछले पार्ट में हमने सुना कि मास्टर जी ने बच्चों को इतिहास के तथ्य याद कराने के लिए कहानी का सहारा लिया और जिसका उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। अब बढ़ते हैं तृतीय खंड में। 6 महीने बाद क्या होता है विद्यालय में, मास्टर जी ने क्या क्या किया और आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते हैं 6 महीने बाद की कहानी। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी हमारी साला कब से तैयारियां करने लगी थी। सबसे बड़े साहब साला के निरीक्षण पर आने वाले थे। ऐसा रिवाज था कि सबसे बड़े साहब जब आए तो लड़के उनके समक्ष संवाद बोले, कविता पाठ करें, ड्रिल करके बताएं और साहब उनमें से श्रेष्ठ को इनाम दे, दूसरों को भी कुछ न कुछ इनाम दे और पूरी साला को उस दिन मिठाई बांटी जाए। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हेडमास्टर जी अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे लगते गायकों, अच्छा अच्छा भाषण देने वालों को इकट्ठा कर रहे थे। मेरे पास भी नोटिस आया था, पर मेरी कक्षा के लड़के वहां हाजिर नहीं थे। हेडमास्टर साहब ने इसका कारण पूछा तो मैंने कहा मेरी कक्षा के विद्यार्थी उसमें भाग नहीं ले सकेंगे। क्यों? इसलिए कि यह काम तो अंग्रेज साहब बहादुर को खुश करने और उनकी वाहवाही लूटने के लिए किया जा रहा है। पर यह हमारा रिवाज चला आ रहा है, अपने बड़े साहब की भी यही इच्छा है। हाँ होगी, लेकिन मेरा मन मुझे यह स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता। मैं उसमें भाग नहीं लूंगा। मेरी कक्षा के लड़के उसमें नहीं जाएंगे। तो मुझे यह बात बड़े साहब की जानकारी में लानी पड़ेगी कि तुम सहयोग नहीं देते बल्कि बाधा पहुंचाते हो। आप ये बातें उन्हें अवश्य लिख भेजें, मैं उसका यथोचित उत्तर दे दूंगा। तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अकुलाए हुए हेडमास्टर जी ने मेरे व्यवहार को लेकर उसी क्षण बड़े साहब को शिकायत लिख भेजी। साला के दूसरे दूसरे लड़कों का चयन किया गया। श्याम जी और भीम जी को संस्कृत के श्लोक बोलने के लिए रखा गया। देव जी, खीम जी को कविता पाठ के लिए, चंपक और रमणी को तथा नेकचंद और मगनलाल को संवाद के लिए रखा गया। शेष लंबे तगड़े और सुंदर 10-15 लड़के ड्रिल के लिए चुने गए। मैं मन ही मन सिहर उठा। धन्य रे धन्य हेडमास्टर साहब को, साला को, शिक्षण की वर्तमान रीति नीति को। ये सारे ऐसे लड़के चुने गए हैं जिन्हें अपने विषय से कोई लेना देना नहीं है। श्याम जी और भीम जी के कंठ कुछ अच्छे हैं और ब्राह्मण के बेटे हैं जिन्होंने अपने घर में संस्कृत के कुछ श्लोक सुने हैं, इसीलिए उन्हें चुना गया है। पर इन बेचारों को बहुत कोशिश करने पर भी कुछ याद नहीं रहता। श्लोक याद कर करके बेचारों का दम निकल जाएगा। पर ऐसी दशा में यही होता है। मैं मन में दुखी होता घर गया। खाना खाकर उठा ही था कि बड़े साहब की चिट्ठी मिली। चले आना, थोड़ा काम है। मैं तो जानता ही था कि क्या काम है। ईश्वर का नाम लेकर मैं साहब के ऑफिस गया। साहब के चेहरे पर क्रोध के भाव थे। मुंह थोड़ा थोड़ा लाल था, भौहें चढ़ी हुई थी। मूंछों रहित होठ थोड़े हंसते थे। वे बहुत नाराज दिखते थे। मुझे देखकर बैठो कहा, फिर बोले, क्यों, तुम्हारी कक्षा के लड़के भाग क्यों नहीं लेंगे? उनमें कई लड़के तो बहुत सुंदर व होशियार हैं। मेरा मन ठंडा था पर दिमाग तेज था, अतः जवाब दिया, तो क्या सुंदर और होशियार लड़के दूसरों का मनोरंजन करने के लिए हैं? दूसरों के सामने नाच कूद कर साला की झूठी वाहवाही लूटने के लिए हैं? मेरा तेज जवाब सुनकर बड़े साहब कुछ ठंडे पड़े और बोले, जलसों का आयोजन करना कोई नई बात तो नहीं है। कई वर्षों से यह रिवाज चला आया है। सबसे बड़े साहब जब आते हैं तो यही सब होता है। क्षमा करे साहब। मैं भी जरा नरम होकर बोला, भले ही ऐसा होता आया हो, पर हमको इसे रोकना चाहिए। यह तो सरासर ढोंग दर्शाना है और साहब को भी धोखा देना है। कैसे? वह ऐसे कि हम जो सब उनको बताएंगे वह सब मार पीट कर रटा रटा कर तैयार करवा कर बताएंगे। फिर यह जो कुछ हम उन्हें पढ़ाते हैं उसका सच्चा स्वाभाविक नतीजा थोड़े ही है। कई दिनों तक रिहर्सल चलेगी, रटन चलेगी, तब तोते की तरह लड़के बोलेंगे, वह भी पीछे से मदद मिलेगी। तब लड़कों का समय और प्राण दोनों नष्ट होंगे, पढ़ाई पिछड़ेगी। आज जिन लड़कों को इन सब कामों के लिए चुना गया है वे सब ऐसे हैं कि एकाएक हैरान हो जाएंगे, तब कहीं जाकर तैयार होंगे। पर इसमें धोखा देना कैसा हुआ? धोखा इस तरह कि हम साहब के दिमाग में यह बिठाना चाहते हैं कि हमारे लड़के होशियार हैं, हमारी साला सुंदर है, हमारा काम सर्वोत्कृष्ट है। पर हम जानते हैं कि हकीकत क्या है और क्या नहीं। साहब कुछ देर मौन रहे, सोचने लगे। मैंने आगे कहा, हम तो ढोंग करते ही हैं, पर लड़कों को भी उसी रास्ते में ले जाते हैं।
साहब भी खुश होने की मुद्रा बनाएंगे और इनाम देते समय भाषण देंगे। इन लड़कों ने जो बुद्धिमत्ता और जानकारी परक काम करके दिखाए हैं, इनमें मैं बहुत खुश हुआ हूँ। वास्तव में इनमें से कई लड़के आश्वस्त करते हैं कि वे आगे चलकर अच्छे अध्येता, अच्छे नागरिक और श्रेष्ठ इंसान बनेंगे। इनको प्रोत्साहन देने के लिए जो इनाम देने की योजना बनाई गई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। आज इन विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करते हुए मुझे अतीब आनंद का अनुभव हो रहा है। क्या ये सब उद्गार उनके दिल से निकलेंगे? क्या वे खुद यह नहीं जानते कि यह सब उनकी खुशामद के लिए किया जा रहा है? यदि इनाम लेने वाले लड़कों को रटाया गया न होता और तैयार किया गया न होता, तो आज ये कैसे अध्ययनशील नागरिक और इंसान है? यह बात आप, इनके माता पिता और अध्यापक सब जानते हैं। बड़े साहब बोले, भाई तुम पोंगा पंडित हो, व्यवहार में कुछ नहीं समझते। सिद्धांत की बातें तुम्हारे आड़े आ जाती हैं, पर यहाँ उन्हें एक तरफ रखना पड़ेगा। मैं बोला, भले ही रखे, पर मैं उसमें भाग नहीं ले सकूंगा। मुझसे सहन नहीं होगी यह धांधली। तो क्या करोगे तुम? तो मेरी कक्षा को इस काम से मुक्त रखा जाए, पर इसमें तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अन्य अध्यापकों, अधिकारियों और मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उल्टे मुझे तो यह उम्मीद थी कि तुम्हारी कक्षा के लड़कों को देखकर साहब अधिक प्रसन्न होंगे, पर तुम तो। मैं बोला, मुझे आप इससे तो मुक्त ही रखे। मैं साहब बहादुर को दिखाने के लिए कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा कि लड़कों का समय बर्बाद ना हो, व्यर्थ की मेहनत ना करनी पड़े और मिथ्या ढोंग भी ना करना पड़े। आप साहब बहादुर को मेरी कक्षा में जरूर लाइएगा। मुझे विश्वास है कि लड़कों का सहज स्वाभाविक काम देखकर आप और वे दोनों प्रसन्न होंगे। जरा सोचकर बड़े साहब ने स्वीकार करते हुए कहा, अच्छी बात है, तब यूं करूं, तुम्हें इस काम से मुक्त रखने के लिए मैं हेडमास्टर को लिख दूंगा। पर देखना, तुम उन्हें चिढ़ाना मत, वे जरा पुराने जमाने के हैं। तुम तो जोशीले जवान हो, मुझे तो तुम दोनों को साथ लेकर चलना है, और तुम तो जानते ही हो कि यह काम कितना कठिन है। मैं मन ही मन अपने ढंग से साहब को आदर करते हुए बोला, अच्छा साहब, तो मैं इजाजत लूं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ।